नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अहम फैसले किए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि ईद की सौगात लेकर आए हैं, तो इस बार सुप्रीम कोर्ट भी सौगात लेकर आई है। प्रयागराज अथॉरिटी ने जो 6 लोगों के घर गिराए थे उन पे 10-10 लाख रुपया कॉम्पनसेशन देने की बात, यानी कि टोटल उत्तर प्रदेश की सरकार को हिदायत दी गई है कि 60 लाख रुपया, 10-10 लाख रुपया 6 घरों को जिनको नोटिस के अगले दिन ही तोड़ दिया गया था उनको पैसा दे दिया जाना चाहिए। और ये सारा मामला प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी का है। कॉम्पनसेशन 6 लोगों को जा रही है, जिसमें इलीगल डेमोलिशन सुप्रीम कोर्ट ने उसको करार दिया है कि सरकार ने गैर मुमकिन, गैर जिम्मेदाराना और गैर मामूली काम किया है, जिसकी सजा सरकार को भुगतनी पड़ सकती है। अथॉरिटीज और डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम यह है कि वो लोगों के जो इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जिसमें राइट टू शेल्टर का अधिकार भी, यानी कि आपके सर पे छत हो और उस छत को कोई आपसे छीने नहीं, इसका प्रावधान है। तो ये डेमोलिशन जो है ये वायलेशन ऑफ राइट करती है। आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उस पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी पे दंड का प्रावधान किया है। ये बेंच जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुवन के कोर्ट में ये डेमोलिशन जो इसकी वायलेशन हुई थी उसके ऊपर ये केस की सुनवाई चल रही थी। ये जो केसेस हैं ये देश की जो कॉन्शियसनेस है या देश का जो हमारा ढांचा है उसको हिला के रख देते हैं। एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करना, गौरक्षक दल के नाम पर उनको आक्रमण करना। आपने देखा हरियाणा में किस तरीके से जुनैद और उनके एक साथी की मौत हो गई थी, उनको गाड़ी में ही उनकी बिठा के बलेरो में जला दिया गया था। और कुछ लोग जिनको गौरक्षक की उपाधि दी गई है, गौरक्षक का काम दिया गया है, हरियाणा स्टेट सरकार जो है उनको वित्त पोषित करती है, वो इस तरीके के काम करते हैं। भाले, बरसे, लाठी, इल्लीगल असला लेके घूमते हैं, गाड़ियों से उगाही करते हैं और जब पैसा नहीं मिलता है तो उनको मारते पीटते हैं और फिर सरकार उनके संरक्षण में लग जाती है। तो ये मामला जो है बड़ा गंभीर मामला है और सुप्रीम कोर्ट को गौरक्षक दलों को भी रोकने के लिए कि इस तरीके की मनमानी ना करें, गरीब लोगों को और जो कमजोर लोग हैं, जो 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 अपराधी नहीं हैं, उनको मारना पीटना जो है वो गलत है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो है राइट टू शेल्टर का ड्यू प्रोसेस जो है इसको ये लेता है। कोर्ट ने ये भी रिकॉर्ड किया कि वो जिस तरीके से जिम्मेदारी सरकार अपने हाथ से उठाकर प्रशासन को दे देती है और प्रशासन मनमानी करने लगती है, तो ये काम भी जो है वो गलत है, नहीं होने चाहिए। ये एक दूसरे पे जिम्मेदारी डालना, चाहे वो कार्यपालिका हो और चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो यानी कि विधायिका हो, विधायिका और कार्यपालिका को, अगर कार्यपालिका गलत काम करती है तो विधायिका को उसको चेक में रखना चाहिए और विधायिका गलत ऑर्डर देती है तो कार्यपालिका को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर्स को मानने से मनाही है। नहीं तो गाज गिरेगी तो सब पे गिरेगी। ये बात जो है निकल के आई है। कोर्ट ने यह भी कहा कि शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 27 जो यूपी अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 का है, उसमें ये नोटिस इशू हुआ था दिसंबर 18 2020 को और सेम डे उस पे आपने फैसला भी दे दिया और आपने लोगों के घर भी तोड़ दिए। सेक्शन 27 जो है वो डेमोलिशन अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर्स को तोड़ने की आपको परमिशन देता है, पर वो ये भी कहता है कि अगर कोई बिल्डिंग वायलेशन ऑफ मास्टर प्लान के तहत या कोई प्रॉपर अप्रूवल लिए बगैर, प्रशासन से बगैर जिम्मेदारी के अगर ये काम किया गया है तो उस पर नोटिस भेजा जाना चाहिए और ओनर को सफिशिएंट टाइम दिया जाना चाहिए कि वो उतने समय में उस त्रुटि को ठीक कर ले, उस अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन को या पब्लिक लैंड पर कंस्ट्रक्शन है उसको तो अपने आप से खत्म कर ले। और जब वो नहीं कर सकता तो 2 नोटिस के बाद कोर्ट ऑर्डर के तहत उसको डिमोलिश किया जा सकता है। इस तरीके की मनमानी वाले डेमोलिशंस जो राजस्थान में आपने देखे, मध्य प्रदेश में आपने देखे, उत्तराखंड में आपने देखे, तो ये सब चीजें गलत हैं और ये नहीं होना चाहिए। ये ऑर्डर जो डेमोलिशन का था ये जनवरी 8 का था, यानी कि ठीक 1 महीने के अंदर ये ऑर्डर दे दिया गया और कोई रजिस्टर्ड पोस्ट से ये ऑर्डर नहीं भेजा गया। इसलिए इसकी जानकारी जब अफेक्टेड पार्टी को नहीं मिली तो इसका सारा दोष जो है प्रयागराज अथॉरिटी का है। और इसमें फर्स्ट रजिस्टर्ड पोस्ट जो कम्युनिकेशन की थी वो 1 मार्च को भेजी गई थी, 6 मार्च को 2021 को मिली और डेमोलिशन उसके अगले दिन कैरी आउट कर दिया गया, यानी कि सफिशिएंट टाइम नहीं दिया गया, अपॉर्चुनिटी टू अपील नहीं की गई। एक अपॉर्चुनिटी टू अपील हमेशा
जो बचाव पक्ष है उसके पास रहती है। इसलिए ऑब्जेक्ट टू प्रोविजो सेक्शन 27(1) रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शो कॉज का बिफोर डेमोलिशन जो है कारण मिलना चाहिए, और जिसके ऊपर ये गाज गिर रही है उसके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि अपना बचाव पक्ष रख सके, टाइम मांग सके, और अगर उसके बाद भी वो नहीं करता है तब ये उचित कार्रवाई होनी चाहिए। आनंद फानन में इस तरीके की कार्रवाइयां जो 2020-21 से हो रही हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से आपने उत्तर प्रदेश में देखा, आपने तमाम जहां डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं वहां पे ये डेमोलिशन के स्ट्रक्चर्स जो हैं, इस तरीके की मैटर ऑफ डेमोलिशन चला के बुलडोजर। उत्तराखंड में अंकिता मर्डर केस में जब बीजेपी के एक बड़े नेता का नाम आया तो पूरे होटल पे, रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया गया ताकि साक्ष्य मिटाए जा सके, एविडेंस मिटाया जा सके, फोरेंसिक ना हो सके। आरजी कार मेडिकल कॉलेज में भी केस तो आपने देखा था, महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ, वहां पर इतनी भीड़ जमा हो गई कि उस कमरे के सारे फोरेंसिक मिटा दिए गए। तो इस तरीके की चीजें जब होती हैं तो फिर एविडेंस एक्ट के तहत जो दोषी है उसको सजा देना मुश्किल हो जाता है। खासकर बच्चों के यौन शोषण का मामला हो, दुष्कर्म का मामला हो, लड़ाई मारपीट का मामला हो, मर्डर का केस हो, एहतियात के तौर पर उस जगह को प्रोटेक्ट करना, उस जगह को सेफगार्ड करना और उस जगह पे उचित कार्रवाई करना, ये पुलिस का भी और प्रशासन का भी कर्तव्य है। पर वो कर्तव्य अपना निभाने की जगह निष्ठा उनकी सिर्फ पॉलिटिशियंस के ऊपर है, क्योंकि उनको ऊंचे पद पे जाना है, उनको प्रमोशन चाहिए। प्रमोशन तो नेता ही दे सकता है या मंत्री ही दे सकता है। तो मंत्री, नेता, एमएलए, एमपी, इनकी खुशामद में कार्यपालिका जो है सारा टाइम लगी रहती है। आम आदमी अपनी बेसिक जरूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता है और उसको सुरक्षा नहीं मिलती है। कितने विटनेसेस हैं जो हॉस्टाइल हो जाते हैं क्योंकि जो एक्यूज होते हैं उनके परिवार के लोग उनको धमकाते हैं कि भाई तुम अगर वहां जाके गवाही करोगे तो हम तुम्हारे घर में जाएंगे और तुम्हारे घर में तोड़फोड़ करेंगे, तुम्हारी बेटी को उठा लेंगे, तुम्हारी बहन को उठा लेंगे। तो इस तरीके की चीजें होती, तो विटनेस प्रोटेक्शन में भी बहुत सारे केसेस में प्रोसिक्यूशन में केस खत्म हो जाता है। तो न्यायपालिका को यह भी चाहिए कि विटनेस प्रोटेक्शन भी एक अहम मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 43(2)(b वो ये कहता है कि जेन्युइन एफर्ट लगाने चाहिए नोटिस सर्व करने के लिए, उससे पहले कि उसकी जवाबदेही तय हो या उस पर कार्रवाई हो। सेक्शन 43(2)(b में उसको नोटिस सर्व करने का एक जेन्युइन एफर्ट होना चाहिए। वो उस एड्रेस पे नहीं मिल रहा है, 2 बार नहीं मिला, 3 बार नहीं मिला, पड़ोसियों के कहने पे नहीं मिला, तो माना जा सकता है कि उसको नोटिस अनसर्विसेबल था। पर अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आप कैसे कह देंगे कि नोटिस सर्व हुआ? तो ये बात भी आ जाती है। और प्रोविजन जो है वो अगर आदमी नहीं मिलेगा तो उसके बाद उसको उसके परिवार के लोगों को ढूंढना, उसके घर वालों को ढूंढना, ये भी कार्यपालिका का या पुलिस का या प्रशासन का काम है। और अगर उसके बाद भी वो आदमी अवेलेबल नहीं होता, रिपीटेड एफर्ट्स के बाद पर्सनल सर्विस नहीं हो पाती, तब जब सारे एफर्ट फेल हो जाएं तो 2 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि रजिस्टर्ड पोस्ट से नोटिस को सर्विस किया जाए, जो इस केस में नहीं किया गया था। और दूसरा विषय होता है कि आप उनको किसी भी ना किसी तरीके से तलाशने की कोशिश करें। आप अपना एफर्ट तो दिखाएं कि आपने उनको कैसे ढूंढा, कैसे नहीं ढूंढा। अभी की 24 मार्च की तारीख की बात बता देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपीलकर्ता थे उनको कहा कि आप अपना घर बना सकते हैं, आपको परमिशन कार्यपालिका देगी। और अब उस पे फैसला आ गया है कि अगर अपील डिसमिस होती है तो डेमोलिशन वो अपनी कॉस्ट पे करेंगे। यानी कि जब तक केस चल रहा है, अगर वो दोबारा घर बना लेते हैं तो राइट टू शेल्टर उनका अधिकार है। इसका मतलब है कि वो घर बना सकते हैं अपने खर्चे पर। अगर मान लीजिए वो केस जो है दाखिल है और अगर उनके खिलाफ होता है, अगर वो साक्ष्य ये पाए जाते हैं कि वो जमीन जो है वो सरकारी है या वो जमीन जो है वो पट्टे की है या जमीन उनकी नहीं है, तब उसको डेमोलिशन का काम करना भी एपेलेंट या जो कंप्लेनेंट है उसका हो जाता है। पर जब तक केस की सुनवाई ना हो जाए, केस के साक्ष्य प्रस्तुत ना हो जाएं, केस का फैसला ना हो जाए, आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। ये अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट ने किया है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एस वेंकट रमनी भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने बड़े भरसक प्रयास किए, इसको कहा कि इस तरीके से अगर होगा तो फिर हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी अतिक्रमण हटाना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई ये आर्ग्यूमेंट नहीं है कि
किसी आदमी का घर गिरा, उसके पास अल्टरनेट अरेंजमेंट है कि नहीं है? उसके भाई का, उसके पिता का या उसकी ससुराल कहीं और है कि जहां वहां रख जाके रह सकता है? उसका राइट टू शेल्टर, अगर वो उस घर में रह रहा है तो उसका आपका मकान बिना नोटिस के, बिना रजिस्टर्ड ईडी के नहीं छोड़ आप तोड़ सकते। पूरी सूचना के अधिकार पे ही आप ये ऐसा काम कर सकते हैं। जस्टिस ओका का ये भी रिमार्क था कि कॉम्पनसेशन तभी अथॉरिटीज की जो है अकाउंटेबिलिटी बनेगी जब कॉम्पनसेशन दी जाएगी, तो कॉम्पनसेशन के बगैर तो आप प्रशासन को नहीं छोड़ सकते। और हम ये सारी एक्टिविटी को इलीगल ठहराते हैं, इस सारे काम को जो है वो एक गुनाह के तौर पर देखते हैं, एक इलीगल एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, और इसलिए हम 10 लाख रुपए कॉम्पनसेशन हर एक आदमी की फिक्स कर रहे हैं, ताकि मजलूमों का, माइनॉरिटीज का इस तरीके से प्रताड़न, शोषण और उनको डराने धमकाने के काम पे रोक लग सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो प्रार्थी है या जो जिसके ऊपर, जिसके मकान ये गिराए गए हैं, उसका राइट है उस लैंड के ऊपर जिस लैंड पे उसका घर बना है, और वो एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के लिए किसी भी उस सब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में जा सकता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। उसके पास अपील के 4 या 5 साधन हमेशा रहते हैं। उसके बावजूद अगर फैसला उसके विरुद्ध होता है तो उसके बाद ये एक्टिविटी की जानी चाहिए, ना कि पहले की जानी चाहिए। कोर्ट ने प्रयागराज प्लानिंग अथॉरिटी को यह भी कहा कि डायरेक्शंस जो हैं वो डिमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर्स में जब कहा गया है कि इस तरीके से बुलडोजर बाबा नहीं चलाए जाएंगे, बुलडोजर जो काम है बिल्डिंगों को गिराने का नहीं किया जाएगा, तो इस बात को गाइडलाइंस जो नोटिस की हैं फॉर कैरिंग आउट डेमोलिशन, उसको फ्यूचर में फॉलो करना जरूरी है। पहले भी पिटिशनर्स ने क्लेम किया था कि स्टेट ने गलत तरीके से उनकी प्रॉपर्टीज को चिन्हित किया है। आपको याद होगा अतीक अहमद के केस में भी 2023 में पुलिस कस्टडी में जब उसको मेडिकल के लिए ले जा रहे थे तो कुछ शूटरों ने उसको मार दिया था, तो उसकी प्रॉपर्टी पे भी, अतीक अहमद और उसके परिवार की प्रॉपर्टी पे भी इस तरह के बुलडोजर चले थे। तो ये जाहिर तौर पर एक समुदाय के लोगों को अटैक करना और इस तरीका का गलत व्यवहार करना, ये गलत है। और उन्होंने ये भी कहा था कि डेमोलिशन जो है वो विदाउट प्रायर नोटिस की गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा दायित्व है, स्ट्रक्चर अनऑथराइज है या ऑथराइज है, उसमें परमिशन है कि नहीं है। ऑक्यूपेंट अगर उसमें रह रहा है तो उस मकान को आप नहीं गिरा सकते, कल को जान माल का नुकसान होगा तो सरकार जिम्मेवार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हालांकि पिटिशनर्स के चैलेंज को, जो उन्होंने चैलेंज किया था सेशन कोर्ट के फैसले को, स्टेट के आर्गुमेंट को, उसको खारिज कर दिया था। वो कह रहे थे कि लीज इनकी 1996 में एक्सपायर हो गई थी, फ्री होल्ड एप्लीकेशन जो है वो 2015 और 2019 में रिजेक्ट हो गई थी, इसलिए वो अनऑथराइज ऑक्यूपेशन में थे। सरकार ने कहा राइट टू शेल्टर एक आदमी का, एक आम आदमी का अधिकार है। अगर उसके पास दूसरा घर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब उस आदमी उस घर में रह रहा है तो कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसे आप बाहर निकाल सकते हैं, उससे पहले नहीं निकाल सकते। ये सारा मामला जुल्फिकार हैदर वर्सेस अदर्स इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है। स्पेशल लीव पिटीशन के तहत, एसएलपी के तहत ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई, और सही मामले में उज्जवल भुयन और जस्टिस ओक ने इसमें सही फैसला दिया, और ये नजीर बनता है उन सब सरकारों के लिए जो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरीके के काम करती हैं। दूसरी तरफ 2010 के राइट्स जो थे जिसमें कपिल मिश्रा रिस्पॉन्सिबल थे, आज 5 साल बीत गए, 5 साल बाद कोर्ट ने पहली एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दिया है कपिल मिश्रा के खिलाफ, जो इस समय में नई दिल्ली के कानून मंत्री हैं। देखिए कितनी दुविधा है कि एक आदमी देश के गद्दारों को डैश 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 करके नारे देता है, फिर नई दिल्ली के स्टेट इलेक्शन होते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती है, उस आदमी को लॉ मिनिस्टर बनाया जाता है और उसी पे एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये दिखाता है कि सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले लोगों के हाथ खून से सने हैं, कितने लोगों की लाशों पर चढ़ के ये ऐसे मिनिस्टर बनते हैं। इस पे सरकार जो है, अब दिल्ली पुलिस ने इस एफआईआर को अपोज किया।
दिल्ली पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। अगर मान लीजिए कपिल मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करने की कोर्ट बात कर रही है, तो दिल्ली पुलिस का तो काम है उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। उन्होंने उसको अपोज किया कि मिश्रा साहब का जो रोल है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और उससे कोई ऐसा इंक्रीमेंटिंग एविडेंस नहीं मिला है जिससे हम कह सकें कि वो दोषी हैं। उसके बावजूद दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है कि 2020 के जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स हुए थे, दिल्ली लॉ मिनिस्टर कपिल मिश्रा इन्होंने भीड़ को उकसाया, भीड़ को लीड किया, वहां जो भी आगजनी हुई, जानमाल का नुकसान हुआ, उसके लिए कपिल मिश्रा जिम्मेदार है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये ऑर्डर एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट वैभव चौरसिया, प्ली जो थी वो यमुना विहार रेसिडेंट मोहम्मद इलियास की थी, उस पर सुनवाई करते हुए लिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि मटेरियल जो उनके सामने है प्रोसिक्यूशन के, वो ये दर्शाते हैं कि मिश्रा जी वहां थे और कोरैबोरेटिंग एविडेंस भी उनके खिलाफ है, तो उनको एफआईआर में नामजद करना जरूरी है। मोहम्मद इलियास कोर्ट में दिसंबर 2024 में आते हैं। मिश्रा के जो रोल था ईस्ट दिल्ली राइट का 2020 का, उसमें उनको दोषी करार देने के लिए वो कोर्ट में गुहार लगाते हैं। उसमें 6 लोगों को वो नामजद करते हैं, जिसमें 53 लोग मारे गए और 700 लोग घायल हुए। मार्च के साल में दिल्ली पुलिस ने इस प्ली को अपोज किया। उन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लीडर कपिल मिश्रा का रोल जो है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है और उसमें कोई इनकार्सरेटिंग या कोई ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं जिसपे हम उनको गिरफ्तार करें या उनके खिलाफ एफआईआर करें। इलियास ने नाम लिया कपिल मिश्रा का, मुस्तफाबाद के एमएलए का, डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट का, वहां के डीसीपी नॉर्थ ईस्ट का, एसएचओ दयालपुर पुलिस स्टेशन जहां पे ये राइट्स हुए थे, और फॉर्मर बीजेपी लेजिस्लेचर जगदीश प्रधान का भी उन्होंने नाम लिया कि ये सब लोग दंगा भड़काने में ईस्ट दिल्ली राइट में 2020 में शामिल थे। इलियास ने यह भी कहा कि उन्होंने मिश्रा को करदमपुरी रोड को ब्लॉक करते हुए और हैंड कार्ट्स यानी के जो स्ट्रीट वेंडर्स जो ठेले थे उनको तोड़ने का काम किया। ये सारी घटना फरवरी 23, 2020 में हुई थी। उन्होंने ये भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट के उस समय के डीसीपी और कुछ ऑफिसर, जिसमें दयालपुर पुलिस स्टेशन के यानी के एसएचओ भी थे, वो खड़े होके मूक दर्शक बन के देखते रहे, क्योंकि एंटी सीए प्रोटेस्ट चल रहा था। वहां भी एक ही समुदाय के लोग प्रोटेस्ट को कर रहे थे और जो लोग देश के रक्षक अपने आप को बताते हैं, वो देश का फैब्रिक स्ट्रक्चर, देश की डेमोक्रेसी, देश के रिपब्लिक, देश के ताने बाने को खत्म करना चाहते हैं। और अब न्यायपालिका से ही लोग गुहार लगा के उनसे उम्मीद है कि कोई न्याय उनको शायद मिल जाए। मोहम्मद इलियास ने अपनी पिटीशन में यह भी कहा कि दयालपुर एसएचओ ने वहां पर जो गुंडे मस्जिद के बाहर तोड़फोड़ कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स में, उनको रोकने के लिए कुछ नहीं किया, उनको उनका काम करने दिया। और उसमें भड़काऊ भाषण की भी एक एफआईआर जो है उनके खिलाफ बनती है कि भड़काऊ भाषण दिया गया। आपको याद होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट लीडर्स जेएनयू के, जिसमें उमर खालिद भी थे, उसमें गुलफिशा फातिमा भी थी, उसमें शर्जील इमाम भी थे, जिनको को कॉन्स्पिरेटर्स राइट्स का बताया गया। आज 5 साल में ना शर्जील इमाम जेल से छूटे, ना हाई कोर्ट से उनकी बेल हुई, ना सेशन कोर्ट से उनकी बेल हुई, ना उमर खालिद की बेल हुई और ना गुलफिशा फातिमा की बेल हुई। पिछली 5 ईद से वो भी न्याय का इंतजार कर रहे हैं। तो और अगर आप आज अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मेरा सबको सलाम है। ईद मनाइए और ईद मनाने के साथ उन लोगों को भी याद कीजिए जिनको गलत फंसाकर जेल में डाला गया है। इसमें 10 मेंबर की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी बनाई गई थी दिल्ली माइनॉरिटीज कमीशन द्वारा। उन्होंने भी कपिल मिश्रा का नाम लिया कि इस वायलेंस में प्लान और टारगेटेड थी, और इसमें इनका नाम जो है कपिल मिश्रा का, वो साफ साफ निकल के आता है। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि ये वायलेंस अलग अलग पॉकेट्स में शुरू की गई और इसमें सबसे पहले जो स्पीच थी वो कपिल मिश्रा की थी 23 फरवरी 2020 को। मौजपुर में उन्होंने जानबूझकर प्रोटेस्टर्स को जाफराबाद से हटाने का ऐलान किया। और आपको याद होगा डीसीपी साथ में खड़े थे और एक प्रेस क्लिप उनकी जो है वो पूरे टीवी चैनलों पे दिखाई गई कि डीसीपी साहब को मैं 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, या तो ये सिचुएशन को कंट्रोल कर लें या हमारे हाथ में दे दें।
सरेआम उन्होंने धमकी दी थी। उन्होंने साफ-साफ कहा था कि वो इस मैटर को अपने हाथ में लेने के लिए तैयार हैं। हम पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। अगर ये रोड 3 दिन के अंदर खाली नहीं होते हैं, हम आपको 24 घंटे का समय देते हैं, आप इन सड़कों को खाली करा दीजिए। और उसका साक्ष्य जो है, एविडेंस जो है, वो तमाम टीवी चैनलों द्वारा प्रसारित है, ऑन रिकॉर्ड है। कमीशन ने यह भी कहा कि ओपन एडमिशन ये करना और पुलिस की ना सुनना और एक्स्ट्रा लीगल अपने एक्टिविटी करना, जाफराबाद को खाली कराने की घोषणा करना, एक समुदाय को अटैक करना, ये अथॉरिटीज के सामने ये वायलेंस को बढ़ाने के लिए या दंगा भड़काने के लिए नहीं है तो और क्या है? ये कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। पुलिस ने कपिल मिश्रा को पहले क्यों नहीं पकड़ा? डीसीपी वेद प्रकाश सूर्या वहां क्यों खड़े थे साथ में जब कमेटी के लोग कह रहे थे कि डीसीपी साहब और एसएचओ साहब ने उस समय कोई प्रिवेंटिव स्टेप्स क्यों नहीं लिए? नहीं तो ये दंगा भड़कने से पहले ही रोका जा सकता था। तो इन दोनों मामलों में, जिसमें कपिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर करने का मामला हो या प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी में 6 लोगों के इल्लीगल स्ट्रक्चर को या लीगल स्ट्रक्चर को या उनके घर से छत को हटाने का मामला हो, शर्जील इमाम, गुलशिफा का मामला हो, उमर खालिद का मामला हो, खालिद सफाई का मामला हो, या फादर स्टैन स्वामी की इन कस्टडी डेथ का मामला हो, सुधा भारद्वाज का मामला हो, अभिव्यक्ति की आजादी और देश के माइनॉरिटीज जिनके सर पर यह देश खड़ा है, आजादी की लड़ाई में जो लड़े थे, अगर उनकी आप फेहरिस्त निकाल लें तो मेरे हिसाब से इस देश की माइनॉरिटीज ने इस देश के लिए सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। चाहे वो इस देश के ईसाई हों, चाहे सिख हों, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे सिंधी हों। क्योंकि जब इस देश का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा नुकसान इस देश का सिखों ने, पंजाबियों ने, मुस्लिम्स ने भुगता, क्योंकि विस्थापित हो गए, यहां के लोग वहां चले गए और वहां के लोगों को यहां आना पड़ा। आज 74 साल बाद भी वो घाव भरे नहीं है लोगों के। आप किसी भी घर में चले जाइए, एक से एक कहानी सुनने को मिलती है। लोगों ने अपने आप को स्थापित किया है, रिफ्यूजियों ने अपने आप को फिर से स्टैब्लिश किया है, इस देश को बनाया है, इस देश को अपने खून पसीने से सींचा है। ये हम सबको नहीं भूलना चाहिए। चैत्र नवरात्र पे और ईद पर मेरे सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। मैंने अपने दिल से जो बात की, शायद आपके दिल को छुई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कल फिर कभी मैं एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए मैटर के साथ, नए गेस्ट के साथ आपके समक्ष पेश होऊंगा। बहुत बहुत नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।